जय हिंद बच्चों, मैं सुरेंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले जो हमने बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में हल्का सा डिस्कशन किया था। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र की टोटल लंबाई कितनी होती है, यानी फिर एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है। पाचन तंत्र के जो दो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो पाचन ग्रंथियाँ कहलाती हैं, दूसरे एलिमेंट्री कैनाल होता है। ये दोनों के दोनों सिस्टम मिलकर ही पूरे पाचन तंत्र को क्या करते हैं, डन कराते हैं, यानी कि संपन्न कराते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है बेटा कि डाइजेस्टिव होता क्या है, तो आपको बोलना है कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की सहायता से किसी भी भोजन के बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में टूटना या ब्रेक होना क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे आपने देखा था कि जब भी हम खाना खाते हैं तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया, इन तीनों के आप क्या खाते हो, पार्टिकल्स लेते हो, और यही तीनों पार्टिकल्स आगे चल के एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्या, पाचन क्रिया। ठीक है, जैसे पहले कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ब्रेक डाउन होता है। देन सेकंड होती है कहानी प्रोटीन की, तो पहले प्रोटीन आपका पेप्टोन में चेंज होता है, पेप्टोन लास्ट में जाके अमाइनो एसिड में चेंज हो जाता है। देन थर्ड होता है फैट, यानी फैट पहले किस में चेंज होगा, फैटी एसिड में, और फैटी एसिड लास्ट में किस में चेंज होता है, ग्लिसरॉल में चेंज होता है। तो इस प्रकार से जब तक आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में और फैट आपका ग्लिसरॉल में पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाता, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ ये होती है कि कभी कभी क्वेश्चन में लिखा आता है कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है। देन आपको बताना है कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, यानी हमारे माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, जो स्टार्च के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ बोल देते हैं कि भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आपको बोलना है कि माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। देन सेकंड बताना है कि सेकंड टाइम पाचन कहाँ होता है, डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बोलना है स्टमक में। लेकिन अगर पूछा जाए कि भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको बताना है कंप्लीटली डाइजेशन होता है हमारे बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में, यानी कि छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी कई भाग होते हैं, जैसे आपका ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया और इलियम हो गया। तो जो भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन, यानी कि भोजन का पूर्णतः पाचन अगर होता है तो छोटी आंत के इलियम भाग में होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने क्या किया था, बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था इससे पहले के पार्ट में। लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोगों ने कहाँ तक देखो पढ़ा था, हमने ये बोला था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, कौन सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो बराबर भागों में बांटा था, और दो बराबर भाग कौन कौन से थे, तो आपने बोला था एक तरफ था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कौन सा था, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचन ग्रंथियाँ, और दूसरे को आपने नाम दिया था क्या, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसको हिंदी में बोला गया था क्या, आहार नाल। ठीक है, और इसको क्या बोला गया था, पाचन ग्रंथियाँ। ये इनके क्या होते हैं बेटा, तो इनके होते हैं ये हिंदी नाम। क्लियर हुआ। अब आपने बोला था सर कि एलिमेंट्री कैनाल में से कितने पार्ट्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आते हैं। देन आपने बोला था सबसे पहले भोजन कहाँ रहता है, माउथ में। माउथ से खाना कहाँ जाता है, तो अब बोलना है कि बक्कल कैविटी में। इसी बक्कल कैविटी का ओरल कैविटी दूसरा नाम होता है, या माउथ कैविटी भी इसी को कहा जाता है। देन जो तीसरा होता है वो होता है फेरिक्स में। कहाँ होता है, फेरिक्स यानी कि ग्रसनी में। और नंबर फोर्थ होता है जो भोजन कहाँ जाता है, देन आपको बोलना है कि ईसोफेगस यानी कि ग्रासनाल में। और ग्रासनाल के बाद सीधा भोजन कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक यानी कि पेट में, यानी उदर बोला जाता है, आमाशय भी इसी का नाम होता है। स्टमक के बाद जाता है कहाँ, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। कहाँ जाता है, छोटी आंत में। और उसके बाद जाता है कहाँ, तो आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में। और सबसे लास्ट में शरीर के बाय एनस पार्ट के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ये जो 8 की 8 प्रोसेस थी, ये हमने पहले वाले पार्ट में ये देखा था कि ये प्रोसेस किस प्रकार से काम करते हैं। यानी जैसे माउथ हो गया, पहले माउथ से कहाँ गया, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से भोजन कहाँ गया, फेरिक्स से कहाँ गया, ईसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ गया, बाय एनस के थ्रू शरीर से बाहर। फिर आपने देखा था कि आहार नाल की टोटल लेंथ अगर मीटर में पूछे तो 9 मीटर, और यदि फिट में पूछे तो 30+ फीट। क्या
30 प्लस। ऐसा मैं क्यों लिखता हूँ? क्योंकि कई बुकों में 32 फीट भी लिखा है, कई बुकों में 33 फीट भी लिखा है, तो बेहतर होगा कि अपन एक ऑप्शन लिख लें जिसको क्या बोला गया है 30 प्लस फीट। 30 प्लस मतलब 30 से ज़्यादा, चाहे अगर 32 ऑप्शन में दिया हो तो 32 आपको टिक करना है, और अगर 33 दिया हो तो 33 आपको टिक करना है। क्लियर? इतनी सारी चीज़ों के हमने बारे में बेसिक ही जानकारी ले ली थी। इसमें आपने कौन कौन सी ग्लैंड्स देखी थी? तो इधर से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी भोजन को पचाने के लिए 5 ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं। जैसे नंबर फर्स्ट आपके माउथ में कौन सी होती है? देन सलाइवरी ग्लैंड्स। नंबर सेकंड आपकी कौन सी होती है? देन आप बोलोगे लीवर। नंबर थर्ड आपकी कौन सी होती है? तो बोलोगे पैंक्रियास। नंबर फोर्थ कौन सी होती है? तो आप बोलोगे कि आपके स्टमक में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। और नंबर फिफ्थ में जो होती है लास्ट में, उनको बोला जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स यानी कि आंतरीय ग्रंथियाँ। ठीक है, आपने ये पांचों चीज़ों के बारे में ये हल्का फुल्का सा एक क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किया था, जिसको आज हमको क्या करना है, एक एक पार्ट को जहाँ जहाँ भोजन का डाइजेशन हो रहा है और जहाँ जहाँ से भोजन जिन जिन रास्तों से गुजर रहा है उनको बारे में हमको एक एक चीज़ से पढ़ना है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? माउथ के बारे में। आ जाओ, सबसे पहले किसके बारे में आपको पढ़ना है? माउथ के बारे में। और माउथ के बारे में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनते हैं, है ना। माउथ यानी कि मुख। चलो जानते हैं क्या होते हैं मुख से, कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखो बेटा, आपको मुख में भी 2 चीज़ें पढ़ना है। कितनी चीज़ें पढ़ना है? 2 चीज़ें। एक को हम लोग नाम देते हैं टीथ यानी कि दांत, और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं टंग। क्या नाम देते हैं? टंग यानी कि जीभ। हमको यहाँ से कितनी चीज़ें पढ़ना है? 2 चीज़ें पढ़ना है। एक तो टंग पढ़ना है, एक आपको टीथ पढ़ना है, यानी दांत भी पढ़ना है, जीभ भी पढ़ना है। जब ये दोनों हो जाएंगे तो देन पीछे आप पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियाँ। तो शुरू करते हैं अपन किसकी कहानी? टीथ की। किसकी? टीथ की। आ जाओ, पहले नंबर पे टीथ यानी कि बेटा क्या बोलते हैं इसको? दांत। देखो सबसे पहले दांतों का क्या कि स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टीथ यानी दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके 2 नाम आपको लिखे मिलेंगे। कई बुकों में आपको ओडेंटोलॉजी लिखा मिलेगा और कई बुकों में आपको डेंटोलॉजी लिखा मिलेगा, है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने को इतना पकड़ के रखना है कि डेंटोलॉजी, डेंटिस्ट जो होते हैं ना वो किसके इलाज करते हैं? दांतों का। तो उसी से आपका शब्द हो गया डेंटोलॉजी, या डेंटोलॉजी से डेंटिस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। देन इधर आओ कि अगर इसके स्पेशलिस्ट की बात की जाए, है ना, यानी जो दांतों की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनते हैं उनको एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, एक स्पेशल शब्द दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ना दांतों का विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं? दांतों का विशेषज्ञ। तो उसे क्या बोला जाता है? दांतों के विशेषज्ञ को देन आप बोलोगे इसे बोला जाता है डेंटिस्ट। क्या बोला जाता है? डेंटिस्ट। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर दांतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? ओडेंटोलॉजी या डेंटोलॉजी। और जो इसका स्पेशलिस्ट होता है यानी कि विशेषज्ञ होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? डेंटिस्ट नाम दिया जाता है। फिर आगे आओ कि सर जो हमारे दांत होते हैं ये दांत किस कलर के होते हैं, यानी जो टीथ का कलर होता है किस कलर का होता है? देन आपको बताना है कि जो दांतों का कलर होता है वो होता है वाइट। कैसा होता है? वाइट कलर होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और ये वाइट कलर क्यों होता है? तो थोड़ा सा जब आप दांत की स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलेगा कि हल्का सा जो ये दांत होता है, ये मान लीजिए हमारा क्या है? दांत होता है। इस दांत में 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। चलो ये 2 पार्ट्स हो गए। एक तो वो पार्ट्स हो गया जो आपके इस गम्स यानी मसूड़ों के ऊपर होता है, जिसको बोला जाता है डेंटाइन पार्ट। क्या बोला जाता है? डेंटाइन पार्ट। और जो निचला वाला दांत होता है इसे बोला जाता है रूट कैनाल। क्या बोलते हैं? रूट कैनाल। अब कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि सर जो डेंटाइन होता है इसकी वजह से हमारा दांत कैसा होता है? तो आप बोलोगे हल्का सा पीला। कैसा होता है? हल्का सा पीला। लेकिन इसी डेंटाइन के ऊपर इधर से, किसके? इसी डेंटाइन के ऊपर इधर से एक लेयर होती है दांतों की, जिसे बोला जाता है आउटर लेयर। क्या बोला जाता है? आउटर लेयर यानी कि बाहरी परत। तो दांतों के ऊपर एक बाहरी परत होती है जिसे नाम दिया जाता है एनामेल।
क्या नाम दिया जाता है? एनामेल। और ये एनामेल आपके बॉडी का सबसे कठोर मजबूत पदार्थ होता है ना, यानी हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो क्या होता है? एनामेल होता है। एनामेल क्या होता है? अब लोग दांतों की जो आउटर लेयर होती है ना, दांतों की आउटर लेयर होती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? एनामेल नाम दिया जाता है। एनामेल दांतों के सबसे ऊपरी सतह है। फिर आगे आओ, अगर इसी एनामेल के साथ CaCO3 आपके दांतों पर आ जाए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट आ जाए, तब हमारे दांत कैसे हो जाते हैं? वाइट हो जाते हैं, यानी कि सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर पूछे कि दांतों में हल्का पीलापन कहाँ पर होता है, किसके कारण? तो डेंटाइन के कारण। लेकिन दांत सफ़ेद किसके कारण होते हैं? तो आप बोलोगे एनामेल जो आउटर लेयर होती है दांतों की, उसके साथ यदि कैल्शियम कार्बोनेट आके दांतों पर क्या हो जाए? जम जाए या फिर रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि दांत कैसे हैं? वाइट कलर के हैं। क्लियर है इतनी चीज़? फिर आगे आओ, देखो अब अगर कोई फिर आपसे पूछता है कि सर ये जो गम्स होते हैं, गम्स यानी मसूड़े जो होते हैं, इन मसूड़ों के जो निचला वाला पार्ट्स होता है ना, नीचे क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज। क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज। और हिंदी में इनको बोला जाता है रक्त वाहिकाएँ। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिकाएँ या रक्त वाहिनियाँ इनको कहा जाता है। और अगर इनको रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है तो सोचो कि इनके अंदर ब्लड भी बहता होगा, और अगर ब्लड बहता है तो मसूड़ों में भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिनको बोला जाता है रक्त वाहिकाएँ। तो जब ये दांत आपके मसूड़ों को फाड़ता हुआ ऊपर की तरफ आता है, मसूड़े कैसे होते हैं? सॉफ्ट। दांत कैसा होता है? हार्ड। जब ये हार्ड मटेरियल आपके मसूड़ों को फाड़ता हुआ ऊपर की तरफ आता है, तब क्या निकलता है? आप बोलोगे ब्लड। क्या निकलता है? ब्लड। ब्लड यानी कि रक्त। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे दांतों में जो निचली लेयर होती है, जिसे रूट कैनाल बोला गया है, उस रूट कैनाल में ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, और ब्लड में आपका ग्लूकोज भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, वाटर भी होता है। तो वो सारा का सारा न्यूट्रिशन का काम करता है किसको? दांतों को। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दांतों को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देने का काम किसका होता है? रूट कैनाल का। किसका होता है? रूट कैनाल। क्यों? रूट कैनाल में क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज। और जब ये दांत हार्ड होता है और आपके जो मसूड़े होते हैं गम्स, ये सॉफ्ट होते हैं, और जब इनको फाड़ता हुआ दांत ऊपर की तरफ आता है, तो जब दांत निकलते हैं तो हमारे बॉडी से क्या निकलता है? यानी हमारे माउथ से क्या निकलता है? खून। और हमको होता है दर्द। क्या होता है? दर्द। इसीलिए बोला जाता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनका दर्द, जब दांत निकलते हैं तो उनको क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है, चलो आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि ये कहानी किसकी है? अपने की दांत की। लेकिन ऐसा बोला जाता है सर कि जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट मतलब वयस्क आदमी, इनके कितने दांत होते हैं? तो आप बोलोगे कि इनके दांत होते हैं 32, है ना। लेकिन जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड मतलब छोटे बच्चे, तो बच्चों के अंदर कितने दांत होते हैं? देन आपको बताना है 20। कितने दांत होते हैं? 20। एक अडल्ट के होते हैं 32 और चाइल्ड के होते हैं 20। लेकिन फिर आओ आगे कि जो ये 32 दांत होते हैं, इनकी थोड़ी सी कहानी अलग है। कहानी अलग कैसी है? इस 32 दांतों में आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि दो प्रकार से दांत, एक को बोलते हैं परमानेंट, सॉरी पहले टेम्परेरी टीथ लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? टेम्परेरी टीथ, है ना। आ जाओ, एक को हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। ठीक है, टेम्परेरी टीथ यानी कि अस्थायी दांत। क्या बोलेंगे? अस्थायी दांत। और एक कौन से होते हैं? तो एक होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? आप बोलोगे इसको बोला जाता है स्थायी दांत। क्या बोला जाता है? स्थायी दांत। अब एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि सर जो अस्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं? तो आप बोलोगे 20। कितने होते हैं? 20। और जो स्थायी दांत होते हैं ये होते हैं कितने? 12। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे में 20 दांत आते हैं, अगर एक बार टूट भी जाते हैं तो ये दांत दोबारा से आ जाते हैं। मतलब एक बार अगर 20 दांत आपके अंदर टूट जाते हैं तो वो दोबारा से आ जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? अस्थायी दांत यानी टेम्परेरी टीथ। फिर आ जाओ कि जो 12 दांत ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी में केवल एक ही बार वो दांत आते हैं, अगर ये टूट जाते हैं तो ये दोबारा नहीं आते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है क्या? स्थायी दांत। क्या बोला जाता है? स्थायी यानी कि
परमानेंट टीथ। अब जो ये 20 दांत होते हैं इनका एक दूसरा भी नाम है, इन्हीं को कहा जाता है मिल्क टीथ। क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ। और मिल्क टीथ को हिंदी में कहा जाता है क्या? दूध के दांत, है ना। इसीलिए बोलते हैं बच्चों के दूध के दांत अगर एक बार टूट गए तो दोबारा भी आ जाते हैं। और ये ज़िंदगी में एक बार टूटने पर दोबारा आ जाते हैं, मतलब कि ये ज़िंदगी में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। लाइफ में 2 बार आने की वजह से इन दांतों का एक और नाम है, इन्हें कहा जाता है द्विबारदंती। क्या बोला जाता है? द्विबारदंती। और ये क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, ज़िंदगी में एक ही बार आते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एक बार दंती। एक बार दंती, है ना। अगर इनका इंग्लिश बोला जाए तो द्विबारदंती को बोला जाता है डाइफाइकोडोंट और इसको बोला जाता है मोनोफाइकोडोंट। ठीक है, डाइफाइकोडोंट और मोनोफाइकोडोंट। लेकिन एक चीज़ आपने और देखी होगी कि सर जो ये जो नुकीला वाला भाग है, क्या नुकीला वाला भाग है, इसको कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है गर्तदंती। क्या बोला जाता है? गर्तदंती। मतलब हमारे दांत एक बार दंती, द्विबारदंती और गर्तबारदंती या फिर गर्तदंती। क्लियर है इतना? देखो आगे कैसे। हमने बोला कि दांत टोटल कितने होते हैं? 32। 32 में 20 ऐसे दांत होते हैं कि अगर एक बार टूट भी जाते हैं तो ये दांत दोबारा से आ जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, या इन्हीं को ही बोला जाता है कि चाइल्ड टीथ यानी बच्चों के दांत। और ये ज़िंदगी में 2 बार आने की वजह से इनको एक और नाम दिया जाता है द्विबारदंती। और ये क्या है? तो आप बोलोगे कि ज़िंदगी में केवल एक ही बार ये दांत आते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है अडल्ट टीथ यानी वयस्कों के दांत। और वयस्कों के दांत ज़िंदगी में एक बार आते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एक बार दंती। ये तो थे कि नॉर्मल हम जो 32 दांत होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन इसका जो टेक्निकल क्लासिफिकेशन है, मतलब अगर मैं इनका वर्गीकरण करना चाहूँ तो दांत होते हैं 4 प्रकार के मुख्यतः। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो आ जाओ 4 प्रकार के कौन कौन से वो दांत हैं। देखो फर्स्ट जो ये टीथ होते हैं, टीथ यानी कि दांत होते हैं, है ना, ये कितने होते हैं? तो आपको बोलना है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। और वो 4 कौन कौन से होते हैं? देखो इधर लिख रहा हूँ मैं 4। सबसे पहला जो प्रकार होता है दांतों का वो होता है इंसाइजर। क्या होता है? इंसीजर्स। और दूसरा होता है कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। तीसरा होता है प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। और लास्ट में होता है क्या? मोलर, है ना। प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन और इंसीजर्स। आ जाओ ये हैं क्या? तो आप बोलोगे इंसीजर को कई बुकों में आपका कृतनक लिखा रहता है, कई बुकों में कृंतक लिखा होता है। रदनक इसको क्या बोला जाता है? तो आप बोलोगे रदनक, है ना। और प्रीमोलर को बोला जाता है अग्रचवर्णक। क्या बोला जाता है? अग्रचवर्णक। और इसको क्या बोला जाता है? चवर्णक। क्या बोला जाता है? चवर्णक, चवर्णक। ठीक है, यानी हमारे पास दांत कितने प्रकार के हो गए? 4। अब ये चीज़ दिक्कत है कि सर कृंतक दांत क्या काम करते हैं, तो आपका इसका दूसरा नाम भी लिखना पड़ेगा। कभी कभी पूछ ले अगर कि इनको क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे इनको बोला जाता है स्माइली टीथ। क्या बोलते हैं? स्माइली टीथ, है ना। और ये कौन से होते हैं? तो आप बोलना मांसाहारी दांत। क्या बोला जाता है? मांसाहारी दांत। ऐसे दांत जो किसके काम आते हैं? ऐसे दांत जो मांस को फाड़ने के काम आते हैं, यानी नुकीले दांत होते हैं, वो कौन से होते हैं? रदनक होते हैं। अब दिक्कत वाली ये बात है कि सर ये बताइए कृंतक दांत क्या काम करते हैं, तो आप बताओगे कि जो आप भोजन खा रहे हो उस भोजन का कटिंग करने का काम, है ना, यानी भोजन को क्या करना? काटना। काटने का काम कौन करता है? इंसीजर। तो कैनाइन क्या काम करता है? देन आप बताओगे कैनाइन करता है टीयरिंग का काम। टीयरिंग मतलब भोजन को फाड़ने का काम, है ना। काटने का काम किसने किया है बेटा? कृंतक ने। भोजन को फाड़ने का काम किसने किया है? रदनक ने। और आ जाओ अग्रचवर्णक का फिर क्या काम है, तो आप बताओगे कि इनका जो काम होता है वो होता है ग्राइंडिंग का। क्या होता है? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। ग्राइंडिंग मतलब पीसना। और मोलर क्या का काम होता है, तो आप बोलोगे ग्राइंडिंग करने के साथ साथ मिक्सिंग विद सलाइवा। मिक्सिंग विद सलाइवा यानी क्या करना है?
पीसना तो है भोजन को, पीसने के साथ साथ क्या करना है, लार के साथ मिलाना, लार के साथ मिलाना, लार के साथ मिलाना। दो काम हो गए। आ जाओ ऐसे। अब देखो इधर से ध्यान से, मैंने बोला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी दांत होते हैं चार प्रकार के, एक कृंतक, एक रदनक, एक अग्रचवर्णक और एक चवर्णक। इंसीजर का दूसरा नाम है स्माइली टीथ, यानी हंसमुख दांत। जब आप हंसते हैं तो सबसे पहले जो सामने दांत दिखते हैं वो कौन से होते हैं, कृंतक होते हैं। देन दूसरा आ जाओ, दूसरा कौन सा है, रदनक। रदनक वो होते हैं जो दांत आपके इन दांतों के किनारे होते हैं, चार होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब चार ऐसे दांत होते हैं जो नुकीले होते हैं। तो चाहे इनको नुकीले दांत बोल दो और चाहे इन्हें मांसाहारी दांत बोल दो, यानी जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं वो मोस्टली किन दांतों का उपयोग करते हैं, तब आपको बताना है रदनक का। देन आ जाओ कि प्रीमोलर क्या काम करता है सर, तो प्रीमोलर करता है हमारे भोजन को पीसने का काम। क्या करता है, पीसने का काम। और जो मोलर होते हैं, मोलर का क्या काम होता है, तो आप बोलोगे ये भोजन को पीसने के साथ साथ आपके सलाइवा के साथ क्या करता है, उसको मिक्स करता है। ठीक है, आगे चले। चलो अब आगे ये आता है कि सर ठीक है, ये तो सब कोई जानता है। अब आगे ये बताइए कि ये दांत अडल्ट में कितने होते हैं और चाइल्ड यानी कि बच्चों में कितने होते हैं। तो आ जाओ, ये देखो, अडल्ट में जो कृंतक दांत होते हैं वो होते हैं 8, कैनाइन होते हैं ये होते हैं 4, अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर होते हैं ये होते हैं 8, और आपके मोलर होते हैं 12, यानी आप काउंट कर लो, 8 और 4 12, 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32। कितने हो गए दांत, 32। तो मैंने पहले भी बोला है अडल्ट यानी वयस्कों में दांतों की संख्या कितने होती है, 32 होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर अगर यही चीज़ आप बच्चों में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये जो कटिंग वहाँ होते हैं यानी कि इंसीजर वाले दांत होते हैं ये होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, आपके प्रीमोलर होता है 0 और मोलर होते हैं आपके 8, यानी टोटल काउंट कर लो, 8 और 4 12, 12 और 8 20, यानी हम बोल सकते हैं कि बच्चों के दांत कितने होते हैं 20 और अडल्ट के दांत कितने होते हैं 32। अब सोचो इस 20 दांत को हमने एक और नाम दिया था टेम्परेरी टीथ, एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा भी आ जाते हैं। और दूसरा आ जाओ कि और क्या कहा गया था, इसको बच्चों वाले दांत भी कहा गया था और इसको द्विबार दंती भी कहा गया था। लेकिन ये ऐसे दांत हैं कि इनमें जो 12 जो दांत हैं, ठीक है, 12 जो दांत हैं वो ज़िंदगी में एक ही बार आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक बार दंती यानी मोनोफाइकोडोंट। ठीक है, लेकिन इधर से क्वेश्चन देखो आपके सामने जो टेबल बनी है, इधर से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा निकल रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अडल्ट में और चाइल्ड में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन से ऐसे दांत होते हैं जो चाइल्ड में अनुपस्थित होते हैं यानी बच्चों में एब्सेंट होते हैं, देन आप बताओगे कि कौन से हैं, ये वाले मतलब प्रीमोलर। और प्रीमोलर काम क्या कर रहे थे, तो आप बताओगे ग्राइंडिंग का काम कर रहे थे, मतलब भोजन को पीसने का काम। यही कारण होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम रोटी नहीं देते ज़्यादा। क्यों नहीं देते हैं बेटा, अगर उनको आपने रोटी दी तो वो उस रोटी को सही तरीके से, भोजन को सही तरीके से क्या नहीं कर पाते, पीस नहीं पाते हैं, और वो रोटी कहाँ फंस जाती है, गले में फंस जाती है। तो आपको क्या करना है, बस एक क्वेश्चन याद रखे रहना है कि बच्चों में कौन से ऐसे दांत होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, तो आपको बचाना है कौन से, अग्रचवर्णक। ठीक है, इसके बाद फिर देखो ये तो था नॉर्मली क्लासिफिकेशन और कौन से दांत क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, किस में कितने होते हैं किस में नहीं होते। ठीक है, इसके बाद जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ क्या है, कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कि जो पीडीएफ होता है वो क्या होता है, पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ का मतलब होता है परमानेंट डेंटल फार्मूला, परमानेंट डेंटल फार्मूला। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अब बोलोगे टीडीएफ है ना, यानी इसको बोला जाता है टेम्परेरी डेंटल फार्मूला, है ना। या फिर इसको अगर आप हिंदी में नाम देना चाहो तो इसको बोला जाता है क्या, स्थायी दंत सूत्र, स्थायी दंत सूत्र। और इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी दंत सूत्र, अस्थायी दंत सूत्र। तो मुझे बताओ स्थायी दांत किस में थे, तो आपने बोला सर अडल्ट में, अडल्ट में कितने दांत थे 32। अस्थायी किस में थे, तो आप बोलोगे बच्चों में, बच्चों में कितने दांत थे
आपने बोला 20। अब इनका अगर डेंटल फार्मूला पूछे तो आपको डेंटल फार्मूला में क्या लिखना है, इसका जो डेंटल फार्मूला होता है वो 2123 डिवाइड बाय 2123 मल्टीप्लाई बाय 2। आप काउंट देखो, इसको काट मत देना, इसको कट मत करना, अगर कट करोगे तो 2 दांत बचेंगे, है ना। वो इसको 2 से 2, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 उड़ा दो तो बचेंगे कितने, 2। ऐसे नहीं करना है, काउंट कैसे करना है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे 16, 16 दूनी 32, यानी टोटल कितने दांत हो गए, 32। ये डेंटल फार्मूला किसका होता है, वयस्कों का। अगर बच्चों के डेंटल फार्मूले की बात करें तो 2102 और 2102 मल्टीप्लाई बाय 2। अब काउंट कर लो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 दूनी 20, यानी बच्चों में कितने दांत हो गए, 20। लेकिन सर ये तो चलो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसका सीक्वेंस अगर ऐसा आ जाए 2 2 1 3, फिर आ जाए 2 2 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तब भी तो कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 और 3 8, और 8 8 16, 16 दूनी 32। तो क्या ये वाला तो सही नहीं हो सकता, इसमें भी तो 32 आ रहे हैं, ये वाला बिल्कुल सही नहीं हो सकता, ये वाला सही नहीं हो सकता। आपका जो 2123 अगर लिखा है तो इसके भी पीछे कोई ना कोई लॉजिक काम कर रहा है। सेम कंडीशन आपके बच्चों में भी है, आपको ये सीक्वेंस बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। अगर ये सीक्वेंस बिगड़ा मतलब आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये सीक्वेंस बनता कैसे है, अपने को वो चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि इसका सीक्वेंस बनता कैसे है। ठीक है, चलो देखते हैं अपन TDF और PDF के बारे में। ठीक है, आ जाते हैं। सपोज माना हमने ये आपकी ऊपरी जबड़ा हो गया, कौन सा जबड़ा हो गया, ऊपरी जबड़ा, है ना। चलो ठीक है, ये आपका ऊपरी जबड़ा हो गया, और ये आपका कौन सा जबड़ा हो गया, निचला जबड़ा। कौन सा जबड़ा, निचला जबड़ा। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत हो गया है। ये आपका निचला जबड़ा। कितने जबड़े हैं, 2 जबड़े। अब देखो ऊपरी जबड़े को बोला जाता है अपर जॉ। अपर जॉ मतलब ऊपरी जबड़ा, और ये ऊपरी जबड़ा का ही दूसरा नाम होता है मैक्सिलरी जॉ। मैक्सिलरी जॉ ऐसा क्यों बोला जाता है, देखो हमारा जो गाल है, जब मैंने हड्डी पढ़ाया था, स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था, तब आपको बोला था ये जो गाल वाली हड्डी होती है इसको मैक्सिला कहा जाता है, और यही मैक्सिला आपके ऊपरी वाले जबड़े से कनेक्ट होता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है मैक्सिलरी जॉ। और इसका अगर तीसरा नाम आप बोलो तो इसको बोला जाता है इमूवेबल जॉ। इमूवेबल जॉ यानी हलचल ना करने वाला जबड़ा, है ना। तो नीचे वाले को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लोअर जॉ। फिर इसको बोला जाता है मैंडिबल जॉ। मैंडिबल जॉ। और तीसरा इसका नाम होता है मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ यानी कि हलचल करने वाला जबड़ा। देखो इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, जो निचला वाला जबड़ा है, जब आप खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो नीचे वाला मूव होता है, इसलिए इसे मूवेबल कहा जाता है। और ये मैंडिबल क्यों कहा जाता है, देना बताओगे कि जो निचली वाली हड्डी होती है या जो दाढ़ी वाली हड्डी होती है, ये मैंडिबल होती है, जो सबसे कठोर होती है, और सबसे कठोर होने की वजह से ये किससे जुड़ा होता है, निचले वाले जबड़े से। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मैंडिबल, क्योंकि हमारी दाढ़ी की हड्डी का नाम ही क्या है, मैंडिबल। अब आ जाओ कि मैंने अगर दांतों का सीक्वेंस अगर लिखना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर कितने थे, 8, कैनाइन कितने थे, 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12, यानी टोटल कितने दांत हो गए थे, 32। यानी हम बनाने किसकी कोशिश कर रहे हैं, ये डेंटल फार्मूला। तो आप बताओगे कि वयस्क आदमी का हम PDF बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास कितने जबड़े हैं, 2 जबड़े। तो उन 2 जबड़ों में 1 2 3 और ये 4 ऊपर के दांत, 1 2 3 और 4 नीचे के, यानी ये 4 और 4 8 कौन हो गए आपके, इंसीजर। कैनाइन कितने हैं, 4, तो ये 4 कैनाइन है। तो अपन आ जाओ कैनाइन कौन कौन से 4 हैं। एक तो ये हो गया नुकीला नीचे की तरफ, एक ये हो गया 2,
एक ये हो गया 3 और एक हो गया 4, यानी नुकीले दांत कितने हो गए? 4 हो गए। फिर आगे आ जाओ, प्रीमोलर कितने हैं? 8 है ना, 8 हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब कितने बचे? 12। कितने बचे? 12। तो चलो 12 बना लेते हैं अपन। 12 कैसे? तो आप बोलोगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और इधर 1 2 और 3 हो गया। मतलब देखो काउंट करना, टोटल दांत हो कितने रहे। इस साइड का थोड़ा सा अपन जबड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब इनका सीक्वेंस जो मैंने बोला था वो कैसा था? 21 23 21 23 मल्टीप्लाई बाय 2। आ जाओ कैसे बनता है ये। देखो ये जो सामने के ऊपर के कौन थे? इंसीजर। नीचे के भी क्या थे? इंसीजर। इन 4 में से 2 के बीच से ऐसे आप क्या डाल लो? एक लाइन। और इधर से भी एक क्या कर दो? आप लाइन क्रॉस करो। अब आगे आ जाओ, ये इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। अब सीक्वेंस करो। इंसीजर कितने? 2, कैनाइन कितना? 1, प्रीमोलर कितना? 2 और मोलर कितने? 3। ये हो गए। इधर आ जाओ, इंसीजर कितने? 2, कैनाइन कितना? 1, प्रीमोलर कितना? 2 और मोलर कितने? 3। इधर नीचे आ जाओ, तो ये देखो इधर से इंसीजर कितने? 2, कैनाइन कितने? 1, प्रीमोलर कितने? 2 और मोलर कितने? 3। आगे आओ, ये इंसीजर कितने? 2, कैनाइन कितने? 1, प्रीमोलर कितने? 2 और मोलर कितने? 3। यानी हम बोल सकते हैं 21 23 21 23 है ना। 21 23 और नीचे वाले 21 23 और ये कितनी बार हैं? 1 और 2 बार। कितनी बार हैं? 2 बार। तो टोटल कितने हो गए दांत? 32 हो गए। इसी को बोला जाता है परमानेंटल डेंटल फॉर्मूला, यानी स्थायी दंत सूत्र, जो किसके अंदर होता है? तो आप बोलोगे वयस्कों के अंदर। किसके अंदर होता है? वयस्कों के अंदर होता है। इस प्रकार से आपको 2 1 2 3 के सीक्वेंस को आपको बिल्कुल नहीं छेड़खानी करना है। अगर आपने छेड़खानी की, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर लिखा है तो इसके भी पीछे कोई ना कोई लॉजिक काम करता है बेटा। तब किसी ना किसी डेटा को क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। और जो 2 1 2 3 2 1 2 3 आपने जो लिखा है वो इस तरीके से लिखा है, सारे दांतों को लिखा है। अब इसमें सर ये सोचने वाली बात होती है कि लास्ट में जो अक्ल की दाढ़ होती है, जिसे विजडम टूथ कहा जाता है, ये कहाँ पर होते हैं? तो आप बताओगे कि 2 जोड़ी होते हैं, 1 2, यानी 1 जोड़ी और 1 और 2 जोड़ी। और ये आपके शरीर में करते क्या हैं? तो आप बोलोगे ये वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, अवशेषीय अंग हैं, ऐसे ऑर्गन जो हमारे शरीर में रहते तो हैं बट किसी काम के नहीं होते। विजडम टूथ आपके शरीर में किसी भी काम की नहीं है, आए तो भी ठीक और ना आए तो भी ठीक। ठीक है, आती कब है? तो आप बोलोगे जब एक कंप्लीटली मैच्योर इंसान हो जाता है तब अक्ल की दाढ़ आना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अक्ल की दाढ़ नाम इसलिए रखा गया है कि जब वो आती हैं तो अकल आती है, या अकल आने के बाद वो दाढ़ आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि जब आप कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हो, एक कंप्लीटली मानव बन जाते हो, एक अडल्ट बन जाते हो, तब आपके अंदर कौन आना शुरू होती हैं? अक्ल की दाढ़ आना शुरू होती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर जब ये हमारे काम की है ही नहीं तो इसे क्या कहा जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। लेकिन कभी ये सुना है कि हाथी के जो आगे निकले हुए ऐसे दांत होते हैं 2 के 2, इसको क्या बोला जाता है? तो हाथी के जो आगे निकले हुए दांत होते हैं उनको बोला जाता है बेटा टस। क्या बोलते हैं? टस। और वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो ये इंसीजर के अंतर्गत आते हैं। यानी वो कौन से दांत होते हैं? कृंतक दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? कृंतक दांत होते हैं।
कौन से होते हैं? कृंतक दांत होते हैं। तो हाथी के आगे निकले हुए जो टस होते हैं वो कौन से दांतों में आते हैं? कृंतक। और जो अक्ल की दाढ़ होती है ये लास्ट में आती है। लास्ट में आने का मतलब लास्ट में कौन से दांत आते हैं? मोलर आते हैं, चवर्णक आते हैं। तो वो किसके अंतर्गत रखी गई है? चवर्णक यानी कि मोलर दांतों के अंदर ही किसको इंक्लूड किया जाता है? अब बोलोगे अक्ल की दाढ़ को। क्लियर है? यहाँ तक थी पूरी की पूरी कहानी किसकी? आपके दांतों की। ठीक है बेटा, इससे आपको ये पता चलता है कि आपके दांतों से बनने वाले क्वेश्चन कितने होते हैं, हमारे दांत कितने होते हैं, बच्चों में दांत कितने होते हैं, कितने ऐसे दांत हैं जो ज़िंदगी में एक बार आते हैं, कितने ऐसे दांत हैं ज़िंदगी में 2 बार आते हैं। हमारे दांतों के रूट कैनाल को क्या कहा जाता है? दांतों में पीलापन किसके कारण, दांतों वाइट किसके कारण, दांत मजबूत किसके कारण? इन कैल्शियम भी होता है हमारे दांतों में। फिर आगे आ जाओ, हमारे दांतों जब निकलते हैं तो खून क्यों आता है? वो मसूड़ों को फाड़ते हुए निकलता है तो खून आता है। ठीक है, फिर आगे आपने दांतों के टाइप्स पढ़े हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। आपने TDF पढ़ा, आपने PDF पढ़ा, या आपने स्थायी दंत सूत्र पढ़ा और अस्थायी दंत सूत्र पढ़ा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रकार की दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना अगर आप पढ़ लिए हो तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट ना हो, है ना। फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको कहीं ना कहीं तो ज़रूर मुझे सजेस्ट करिएगा। इसके बाद वाले जो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो इसके बाद वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले पार्ट में आप शुरू करोगे आपका क्या? टंग यानी कि जीभ। जीभ में आप जानोगे कि कैसे स्वाद मिलता है, कैसे स्वाद नहीं मिलता है, किससे जीभ जुड़ी होती है। जब आदमी फांसी लगाता है तो जीभ ही बाहर क्यों आती है? ठीक है, कुत्ते की जीभ क्यों लटकती है? हमारी जितनी आगे आती है जीभ उतनी ही पीछे क्यों नहीं जाती है? जीभ के हड्डी से जुड़ी होती है। पूरी वित्त संरचना के अनुसार अपन एक एक चीज़ से क्या करते जाएंगे? स्टडी करते जाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।